हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक क्वेश्चन लिया था, जिसमें कि अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड जो केसेस लिए थे, उसमें अपन ने पहला केस उसमें समझा था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो आज अपना दूसरा क्वेश्चन है और इसमें अपन प्रोविजन फॉर टैक्स का दूसरा केस समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी बैलेंस शीट दे रखी, कंपनी कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और यहां पे देखो 31 मार्च 2022 और ये 31 मार्च 2021। ये तो प्रीवियस ईयर है और ये अपना करंट ईयर है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड और इसमें लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दे रखी 450 की। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने नोट नंबर 1 दे रखा है, तो नोट नंबर 1 में जाके अभी इसको चेक करेंगे। ठीक है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखे और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने सेकंड पॉइंट दे रखा है, तो अपन नोट नंबर 2 जाके चेक करेंगे। ठीक है, टोटल दे रखा है। उसके बाद असेट दे रखी है नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स के अंदर एक तो अपने को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे नोट नंबर 3 दे रखा है, तो नोट नंबर 3 देखो ये लिख रहा। ठीक है, यहां पे अपन चेक करेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है। और उसके बाद दे रखा है इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, नोट नंबर 4 दे रखा है, तो इंटेंजिबल असेट में देखो गुडविल दी हुई है अपने को। क्लियर है, ये नोट दे रखे हैं। उसके बाद इन्होंने करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे, इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, कैश एंड बैंक दे रखा है। बात समझ आ रही है। और इसके बाद इसकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कि नोट नंबर 1 जो दे रखा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दे रखा है इन्होंने मॉर्गेज लोन। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद नोट नंबर जो 2 दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, उसमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, दोनों बैलेंस दे रखे प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर का। उसके बाद दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, नोट नंबर 3 था। इसके अंदर 2 असेट है, एक तो लैंड दे रखी है और एक प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद नोट नंबर 4 है इंटेंजिबल असेट्स का, उसमें दे रखी है अपने को गुडविल। ठीक है, प्रीवियस ईयर की फिगर है, करंट ईयर की फिगर है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट फर्स्ट दिया हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ₹30,000। देखो एक्चुअली हमें क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट होता है तो अपन लेस कराते हैं और लॉस होता है तो उसे अपन ऐड कराते हैं। अब ये गेन दे रखा है 30,000 का गेन हुआ है लैंड को बेचने से। ठीक है, अगर आप इसको बताएं कि कितने रुपए की लैंड को सोल्ड किया तो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो लैंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दे रखा है 2,50,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर है ये वाली और ठीक है करंट ईयर ये 250 और अब रह गया केवल 140। इसका मतलब 1,10,000 घट गई, तो इसका मतलब 1,10,000 रुपए की लैंड को बेचा गया 30,000 रुपए के प्रॉफिट में, यानी कि 1,40,000 रुपए में बेचा गया। ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो हम ये इन्वेस्टिंग में बात करेंगे। लेकिन अभी हमें ऑपरेटिंग में तो किससे लेना देना है, प्रॉफिट और लॉस से। तो 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको अपन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कराना पड़ेगा, लेस कराना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया। ये अपन को 30,000 पे ध्यान देना अच्छे से। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड एट 10% ऑन लास्ट ईयर बैलेंस। उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस पर, प्लांट एंड मशीनरी पर। कितना परसेंट, 10%, और वो भी कौन से ईयर, लास्ट ईयर बैलेंस पे। लास्ट ईयर बैलेंस की अगर बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी का लास्ट ईयर बैलेंस है 15,000 का, सॉरी 1,50,000 का। क्लियर है, इस पर अपने को 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आ रही है नहीं समझ। अच्छा, तो मैं एक बात और बताऊं, अगर ये लाइन नहीं भी होती तो भी हम ओपनिंग बैलेंस पे ही चार्ज करते, मतलब लास्ट ईयर की फिगर पे ही चार्ज करते, यानी कि 1,50,000 पे। क्लियर, बात समझ में आ गई डेप्रिसिएशन की। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन अमाउंटेड ₹24,300, यानी 24,300 रुपए की इंटरेस्ट पेड करिए मॉर्गेज लोन पे, जो कि देखो अपने को दिखा रखा था यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ये रहा मॉर्गेज लोन। आगे का नहीं समझ में, पहले कुछ भी नहीं था, पहले कोई लोन नहीं था, क्योंकि देख लो केवल करंट ईयर में फिगर लिखी हुई है 1,70,000 रुपए, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो पहले कोई लोन नहीं था, आपने इसी साल लोन लिया है और उस पर जो आपने इंटरेस्ट पेड करी है वो 24,300 पेड करी है। इसका अपन 2 जगह एडजस्टमेंट करते हैं। ऑपरेटिंग में तो इंटरेस्ट को अपन को ऐड करना पड़ेगा और फाइनेंसिंग में ये लेस होती है, लेकिन अभी हम फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहे, अपने को मेन फोकस करने का है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। तो जो भी इंटरेस्ट होती है उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 24,300 को कहां ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। कोई भी, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में डिबेंचर पे इंटरेस्ट थी, ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट अगर हम पेड करते हो पहले उसका जो प्रोविजन होता है वो ऑपरेटिंग में एक्टिविटीज में ऐड होता है, तो यानी कि हमें ऐड करना है 24,300। क्लियर। अब उसके बाद दे रखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22 32,000। अब सुनना, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये रहा इसका प्रीवियस ईयर की फिगर, ये रहा इसकी करंट ईयर की फिगर 40,000 और 35,000, और मेड कर रखा है यानी कि 32,000 का, मतलब ये प्रोविजन बनाया है हमने। तो हमें पता है कि 32,000 का जो मेड करा है, 2 चीज समझाई थी इसमें, मेड और पेड। मेड दे रखा है तो पेड कितना करा है ये निकालना पड़ेगा इसमें। तो अपने को पता है 32,000 का तो प्रोविजन बना हुआ है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम 32,000 तो ऐड करेंगे प्रोविजन के नाम से। लेकिन हमें कितना पेड करना है वो मैं अभी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना रहा हूं, उसमें अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले अपन वर्किंग नोट की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, अब जरा इसके अकाउंट देखो, जैसे अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स के जो
केसेस लिए थे उसके बारे में समझना। ये वर्किंग नोट है, पार्ट होता है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखा अपन ने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अपने को पता ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 40,000 का दे रखा है, अपन ने यहां पे 40,000 लिख दिया, क्लियर। उसके बाद फिर अपन बात कर लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 35,000, तो अपन ने यहां पे लिख दिया 35,000, ठीक। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब यहां पे लिखा हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो अपन ने जब प्रोविजन फॉर टैक्स का केस कराए थे तो अपन ने बताया था पी एंड एल का दे रखा है तो कितना पेड कराए ये निकालना पड़ेगा, कि अगर पेड दे रखा है तो पी एंड एल से कितना प्रोविजन बनाना है ये निकालना पड़ेगा। अभी हमको प्रोविजन दे रखा है, मेड करा है इन्होंने 32,000 का, हम यहां पे लिखेंगे बाय पी एंड एल 32,000 का, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना हमने पेड किया, ये इसका वर्किंग नोट है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो 40,000 और 32,000 हो गए आपके 72,000, 72,000 में से अगर 35,000 जाएंगे तो 37,000 यहां पे आएगा, ये अपन ने पेड करा है। तो ये जो है ना 37, इसको अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेड कराना है, ठीक है। और जो ये मेड कराए इन्होंने, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपन लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रोविजन जितना बनाते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ऐड होते हैं, और जो पेड कराते हैं वो लेस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्लियर। बात समझ में आ रही है, ये वर्किंग नोट है। अच्छा, ये काम तो अपन ने कर लिया, तो दोनों चीजें अपने को समझ में आ गई कि 32,000 का तो प्रोविजन बनाएंगे और 37,000 पेड करेंगे, होंगे दोनों काम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, क्लियर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग नोट था जो कि अपन ने बना लिया है। अब देखो इसका सॉल्यूशन एक बार, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें दो अमाउंट कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट, ठीक है। यहां पे अपन ने लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लग रहे हैं, यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अपने को पता है जब अपन कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं तो हमेशा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, और हम नेट प्रॉफिट लेते हैं बैलेंस शीट से। अब देखो बैलेंस शीट में अगर बात करें तो जो रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में अपने को एक तो लास्ट ईयर की फिगर दिख रही है और एक अपन को दिख रही है करंट ईयर की फिगर। इन दोनों का अपन लोग लेते हैं डिफरेंस, क्लियर। बात समझ आ रही है। अपन को एक तो करंट यानी प्रीवियस ईयर की फिगर है और एक अपने को करंट ईयर की फिगर, तो पता लग गया प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। तो यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना रहा, 1,22,000, ठीक है। इसका जो अपन ने डिफरेंस लिया है ना वो 1,22,000 का है, ठीक है। 3,56,000 और 4,78,000, ठीक है, क्लियर। चलिए अब उसके बाद अपन करेंगे यहां पे एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का निपटारा करने है, ठीक है। अब सुनो, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, अपन को पता है जो भी फिक्स्ड असेट से हमें प्रॉफिट होगा वो हमें सबको लेस करना है, तो यहां पे अपन लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो अपने को 30,000 जो है वो अपने को ब्रैकेट में यानी माइनस करने, ठीक, क्लियर। पहला पॉइंट समझ में आया। जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं फिक्स्ड असेट से, डेप्रिसिएशन अपने को पता है कि नॉन कैश आइटम है, ऐड करते हैं। 10% लेना लास्ट ईयर की फिगर पे, तो लास्ट ईयर का बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी, जाके चेक करो, देखो ये रहा, तो 1,50,000 का 10% होता है 15,000, तो यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे अपन 15,000 ऐड करेंगे, क्लियर। बात समझ में आ गई। ओपनिंग फिगर है 1,50,000 और इसका लेना है अपने को 10% लास्ट ईयर फिगर का, क्लियर। इंफॉर्मेशन नहीं होती तो भी अपने को पता है कि लास्ट ईयर के फिगर पे ही लेते हैं, कि इसको अपन लोग ओपनिंग फिगर भी बोलते हैं, तो ओपनिंग पे ही लेते हैं हमेशा जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, क्लियर। चलिए उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन पे 24,300 पेड किया है, तो मॉर्गेज लोन हो चाहे डिवेंचर हो, इंटरेस्ट जो पेड करते हैं वो अपने ऑपरेटिंग में तो ऐड होती है और फाइनेंसिंग में लेस होती है, ठीक है। तो यहां पे अपन ऐड करेंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, ठीक है। अपन इसको ऐड करेंगे 24,300, क्लियर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अभी अपन ने प्रोविजन तो अभी अकाउंट बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो ये मेड जो कराए ये तो ऐड होगा 32,000, और जो अपन ने 37,000 निकाला था उसको अपन लेस कराएंगे। यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो दे रखा है वो लिखा है अपन ने 32,000 का, क्लियर। यहां तक बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब आपको एक चीज समझाते हैं इसमें, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो
सबसे पहले अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो अपने को पता है कि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस से देखो प्रॉफिट अपन ने ले लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, पार्ट तो ये फाइनेंसिंग का ही है, क्योंकि डिवेंचर, बैंक लोन, ये सब फाइनेंसिंग का पार्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो अपन को यहाँ पे लेनी पड़ती है, तो ले लिया मॉर्गेज लोन पे। क्लियर। फिर आगे चलते करंट लायबिलिटी का अभी एडजस्टमेंट करेंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर, क्योंकि हमें पता है वर्किंग कैपिटल में दोनों चीज का एडजस्टमेंट करते हैं, करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का था वो उसका नोट नंबर 2 था, वो अपन ने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के करा दिया, जिसमें जो प्रोविजन था 32,000 का मेड करा है वो ये रहा, और 37,000 का जो पेड करा है वो अपन इसी में ही अभी लास्ट में लेस कराएंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पे उसके बाद दे रखा है अपने को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दे रखा था, तो उसका नोट ले लिया। लैंड एंड बिल्डिंग से जो अपने को प्रॉफिट हुआ वो कर लिया इसका, और जो अपने को डेप्रिसिएशन लेना था वो ले लिया प्लांट एंड मशीनरी का। क्लियर है। चलिए उसके बाद फिर अपन आते हैं इंटेंजिबल असेट पे। इंटेंजिबल असेट का नोट नंबर 4 दे रखा। अब आते हैं इस पे सुनना। पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो गुडविल दे रखी थी, ढंग से समझना, तो पहले गुडविल दे रखी थी आपको 50,000 दे रखी थी, और अभी कितनी है 60,000 है, 10,000 इंक्रीज। हम कुछ नहीं करेंगे। गुडविल अगर डिक्रीज होती है तो यानी कि इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ करी है, लेकिन अभी यहाँ पे तो इंक्रीज है, तो अभी अपन इसका कुछ नहीं करेंगे। डिक्रीज होता तो यहाँ पे लिखते हैं इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ और ऐड कर देते। इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ और फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे ऐड होती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो गुडविल पहले 50,000 थी और अभी हो गई 60,000। बात समझ में आ रही है? कोई इसमें परेशानी किसी भी टाइप की? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो यानी कि अपन नोट का तो सारा काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर करंट एसेट दे रखी है जो कि अपन करेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है। तो देखो 1,22,000 में प्लस करेंगे 15,000, प्लस करेंगे 24,300, प्लस करेंगे 32,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 30,000, तो ये आ रहा है आपका 1,63,300। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर। आ रही कहानी समझ में? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो यहां पर लिखेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो देखो सबसे पहले अपन करंट लायबिलिटी की बात करें तो ट्रेड पेबल आपको दिख रहे हैं, पहले थे 2,03,000 के और अब है 1,09,000 की, यानी कि एक कम हो गए। तो अपन को पता है करंट लायबिलिटी कम होती है तो कम करते हैं, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो बढ़ाते हैं। इंक्रीज होती है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। अब ये डिक्रीज है, देखो 2,03,000 से 1,09,000 हो गए, कितने माइनस हो गए देख लेते हैं। 2,03,000 माइनस 1,09,000, ये हो गए 94,000 से डिक्रीज। तो यहां पर लिखेंगे अपन डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, और 94,000 लगाएंगे अपन ब्रैकेट में, क्योंकि ये डिक्रीज हो गई करंट लायबिलिटी। बोले बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो अपन ने ट्रेड पेबल का कर दिया। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स पे। अब देखो करंट एसेट्स में अगर अपन बात करें तो देखो एक आपको करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे, जब अपन ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया था तो वहां पे करंट इन्वेस्टमेंट आपको बताए थे, पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो इसलिए यहां पे इसका कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। अब देखो इन्वेंट्री हमारी क्या है, करंट असेट्स है। तो देखो पहले 2,15,000 की थी और अब 1,70,000 की हो गई, लेस हो गई यानी घट गई, तो अपन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि करंट असेट डिक्रीज होती है तो अपन को उसको ऐड करना है। लिखिए। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे अपन डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो देखो 2,15,000 से 1,70,000 हो गई, यानी कि 45,000 की डिक्रीज हो गई, तो अपन उसको ऐड करेंगे, लेकिन लिखेंगे यही डिक्रीज इन इन्वेंट्री। बोले बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल, डेटर। पहले थे 2,10,000 के, क्लियर, और अब आ रहे 4,55,000। इंक्रीज हो गए तो हमें ये लेस कराने पड़े। कितने इंक्रीज हुए ये देख लेते हैं। 4,55,000 में से 2,10,000 का लेस कराएं, 2,45,000 के इंक्रीज हुए, लिखेंगे तो यही इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, 2,45,000, तो इसको अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? तो अपन ने यहां पे 2,45,000 ब्रैकेट में लगा दिए। क्लियर। चलिए उसके बाद कैश एंड बैंक है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। यहां तक बात समझ में आ रही? चलिए अब ये सारा का सारा काम हो गया। अब अपने को यहां पे क्या करना है, एड लेस करेंगे, और यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो है नहीं है, तो ये बिफोर टैक्स है, क्योंकि अभी हमें टैक्स पेड करना है 37,000 का। तो चलिए अब देखते कितना आ रहा है। 1,63,300। देखो 2,45,000 माइनस का, 94,000 माइनस का, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 2,45,000 और प्लस 94,000,
और इसमें से अपन माइनस करेंगे 45,000 और माइनस करेंगे 1,63,300। ये आ रहा है आपका 1,30,700 ब्रैकेट में। आ रही कहानी समझ में? तो अपन ने बात बोल दी थी, जरूरी नहीं है प्लस में ही आए। तो अब यहाँ पे जो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स आ रही है वो माइनस में आ रही है 1,30,700। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही सबको? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है बताइए। अब यहाँ पे अपन पेड करेंगे टैक्स पेड, और अपने को पता है टैक्स पेड जो भी अपन ने अकाउंट से निकाला था 37,000 का निकाला था, तो उसको भी अपन माइनस में लगाएंगे क्योंकि वो भी माइनस करना है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसमें 37,000 और बढ़ जाएंगे माइनस में, तो ये आएगा 1,67,700 माइनस में। क्लियर? तो यहां पे अपन लिखेंगे इसको, अब ढंग से समझना इसको, 1,67,700 और ये माइनस में आ रहे हैं, तो इसको यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, नेगेटिव में आ रही है 1,67,700। क्लियर? देखो अब इसमें अपन ने कहा मेन पॉइंट क्या था उसको समझो। एक तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का मेन पॉइंट था जो अपन ने इसको समझा, ठीक है। एक इन्होंने अपने को गुडविल का पॉइंट दे रखा, तो अपन ने समझा कि इंक्रीज और डिक्रीज, अगर गुडविल अगर हमारी राइट ऑफ होती है तो हम कब लेते हैं? जब हमारी 50,000 से यहाँ पे बैलेंस कम होता, लेकिन अभी तो 60,000 है तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होता है तो राइट ऑफ करिए, इसका मतलब। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ लैंड था, अपन ने माइनस करा दिया। क्लियर? डेप्रिसिएशन अपन ने ऐड करा दी। इंटरेस्ट है जो मॉर्गेज लोन पे ऑपरेटिंग में जितने भी, चाहे वो इंटरेस्ट पेड करें, चाहे डिवेंचर पे पेड करें, चाहे वो बैंक लोन पे पेड करें, वो ऊपर एक बार ऐड होती है। आ गई गानी समझ में? ऑपरेटिंग में। और ये फाइनेंसिंग में लेस होगी, तो अभी हम फाइनेंसिंग जब समझाएंगे तब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। और एक प्रोविजन फॉर टैक्स का जो था अकाउंट अपन ने बनाया, तो वहां से अपने को पता 32,000 का तो प्रोविजन दे रखा था, वो तो अपन ने ऐड कर दिया, और 37,000 जो अपन ने निकाला था, किससे? अकाउंट से निकाला था, टैक्स पेड का, वो अपन ने यहाँ पे पेड करा दिया। क्लियर? और ये हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है माइनस में आ रही है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्लस में आए। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन इसी क्वेश्चन में ना अब आपको ले रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यानी कि अपन ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती क्या है। ऑपरेटिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो ऑपरेटिंग के क्वेश्चन ले लिए। इन्वेस्टिंग का भी अपन इसी क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग आपको समझाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि जहां पे कंपनी इन्वेस्ट करती है पैसा, तो उसमें अपन ने 4 से 5 चीज आपको बताई थी कि अगर फिक्स्ड एसेट परचेस करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, और फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, इन्वेस्टमेंट को परचेस करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, और इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। 4 पॉइंट आ रही समझ में? फिक्स्ड एसेट परचेस सेल, इन्वेस्टमेंट परचेस सेल, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड अगर होता है तो वो ऐड होगा। अब समझना, यहां पे मैंने वर्ड बोला इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो अगर कंपनी किसी दूसरे कंपनी के डिवेंचर्स में, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करती है तो वहां से उसको मिलता है इंटरेस्ट। भाई पैसा इन्वेस्ट करा है तो डिवेंचर में करा है, लेकिन वहां से मिलेगा इंटरेस्ट। और अगर मान के चलो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करा है तो वहां से मिलेगा डिविडेंड, तो इसलिए बोलते हैं डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, वो चाहे डिवेंचर में करेगा या फिर शेयर्स में करेगी। शेयर्स में करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर डिवेंचर्स में कराए तो इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? आ गई कहानी समझ में? तो 4 से 5 चीज अपन ने बताई। फिक्स्ड एसेट्स को परचेस सेल हो गई, इन्वेस्टमेंट की परचेस सेल हो गई, और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो गया। ठीक है? अब एक और चीज समझना, मान के चलते कोई पैसा इन्वेस्ट करा कंपनी ने और वहां से कोई रेंट रिसीव्ड होता है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा किसी बिल्डिंग वगैरह में और वहां से भी अगर कोई रेंट रिसीव्ड होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। क्लियर है? 5 से 6 पॉइंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है? अब अपन को देखो बैलेंस शीट दे रखी है, अपने को सबसे पहले इधर की साइड तो कोई ध्यान देना ही नहीं है, अपने को सीधे सिर्फ आना है सीधे असेट पे। ठीक है? सारी चीजें इसी में मिलेंगी आपको, फिक्स्ड एसेट भी इसी में मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी इसी में मिलेंगे। अब फिक्स्ड एसेट की बात करें तो इसमें लिख रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नंबर 3 है, और नोट नंबर देखो 3 है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। ठीक है? ये दे रखा है, और इससे रिलेटेड अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी थी गेन की और ये डेप्रिसिएशन की। तो अपन क्या कर रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूं, जब किसी असेट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो, ढंग से समझना, जब किसी असेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब किसी असेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है? बात समझ में आ गई? क्योंकि क्वेश्चन होता है बच्चों का कई बार कि सर अकाउंट किस किस का बनाएंगे, हमें तो पता ही नहीं चलती है, तो उसका आपने को हिंट बता दिया अपन ने कि जिस भी असेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये असेट से लेना देना नहीं है, ये हर चीज से लेना देना है। जैसे देखो अगर बात करें टैक्स की, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे थे, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी थी, अकाउंट बनाया था। ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और इससे रिलेटेड देखो इंफॉर्मेशन दे रखी है, अकाउंट बनाएंगे। ठीक है? पहली बात समझ में आ गई?
यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, इससे रिलेटेड देखो ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था ना, तो इसका भी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो बनाना है, लेकिन जहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वहां पे बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का बनाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अब देखो जरा यहाँ पे बना रहे लैंड का अकाउंट, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, इसको थोड़ा ढंग से देखना, इसमें किस तरीके से करते हैं। ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में इनके अकाउंट्स बना चुके हो, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। देखो देखो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका बना रहे हैं तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000, क्लियर है। और यहां पे अपन लिखेंगे इसमें बाई बैलेंस कैरेट डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000 का, क्लियर। ये अपन ने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों लिख दिए, ठीक है। पहले इसको समझो, बाद में इसको नोट डाउन करना। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये हमने क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिख दिया, ठीक है। इन्होंने बोला गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000 का, यानी कि इन्होंने जो लैंड को सोल्ड किया वो 30,000 पर किया है, 30,000 के प्रॉफिट पर सोल्ड किया है। क्वेश्चन इस बात का है कि कितना सोल्ड किया है, तो जरा समझने की कोशिश करना। ये देखो 2.5 लाख है और ये 1,40,000 है, इसमें अगर मैं डिफरेंस लगाऊं तो 1,10,000 का डिफरेंस आता है। 1,10,000 रुपए की हमारी लैंड कम हुई, कहां गई, सेल कर दी, कितने रुपए के प्रॉफिट में, 30,000 के प्रॉफिट में। इसका मतलब हमने 1,40,000 रुपए में सेल करी। पहले बात बोलो, ये समझ में आ रही है। यानी कि इसमें पहले डिफरेंस देखा, 250 से 140 हुआ, लैंड घट गई, तो कैसे घट गई, लैंड सिर्फ एक ही चीज से घटेगी और वह सेल, डेप्रिसिएशन नहीं होता है इस पर। अगर ये घटी है तो इसका मतलब सेल हुई है, तो हमें पता लगे 1,10,000 की सेल है, क्योंकि 2,50,000 से 140 1,10,000 कहां गई, बेच दी। और नीचे दे रखा है प्रॉफिट कितना, 30,000, इसका मतलब हमने इसको 1,40,000 रुपए में बेचा है। बात समझ आ गई, कितने बेचा, 1,40,000 रुपए में। जब हम इसको बेचेंगे तो एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू लैंड अकाउंट, तो बाय बैंक 1,40,000, बोले बात समझ में आ रही है। और इसका जो प्रॉफिट होता है वो इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे अपन टू पी एंडल, 30,000 का प्रॉफिट सामने। एंट्री सुन लो, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है, और टू लैंड अकाउंट और टू पी एंडल। आगे का नहीं समझ में, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे इसकी एक एंट्री नॉर्मल समझो, जैसे अपन ने करी बैंक अकाउंट डीआर टू लैंड अकाउंट 1,40,000, पहले तो बोले ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, एंट्री से समझा रहे हैं। 1,40,000 की आ गई, हमें पता है कि इसमें 30,000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग पी एंडल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री जरा देखना, लैंड अकाउंट डीआर टू पी एंडल अकाउंट, 30,000 का ये प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है ये इसके अकाउंट में टू पी एंडल आ गया, क्लियर है। आगे का नहीं समझ में, प्रॉफिट इधर आता है, लॉस होता तो इधर ही आता, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और इसका अकाउंट अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है। 140 और 140 हो गए हमारे, 280 और 250 और 30 280, यानी इस अकाउंट को अपन कर देंगे क्लोज। इसमें यानी कि कुछ नहीं निकला बैलेंसिंग फिगर, सिर्फ ये अकाउंट अपने समझाने के लिए अपन ने बनाया है लैंड एंड बिल्डिंग का। कोई दिक्कत है बताइए। ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग लिखा, और जो अपन ने इसमें डिफरेंस था 1,10,000 रुपए का, उसको अपन ने 30,000 के प्रॉफिट पे अपन ने बेचा था 140। अगर तुम चाहो तो ये बैंक भी बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। कैसे, तुम पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो टू पी एंडल, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि इसमें जो डिफरेंस है वो 1,10,000 का है, 30,000 के प्रॉफिट में बेचा तो 1,40,000 बेचा, ये आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और समझना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट जितने में बेचे ऐड करने और जितने में खरीदे ऐड करने, प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके प्रॉफिट लॉस को ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्ट उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कर देते हैं, क्लियर है। हमें सिर्फ मतलब है 1,40,000 से कि हमने इसको 1,40,000 में बेचा है। कैश आना चाहिए और कैश जाना चाहिए, इनकमिंग और आउटगोइंग, क्लियर, बात समझ आई। इस अकाउंट आया समझ में। चलिए ये तो हो गया लैंड का अकाउंट। अब अपन बात करेंगे प्लांट एंड मशीन, इसका प्लांट एंड मशीनरी का। तो एक बार उस वाले अकाउंट को भी आप लोग देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी का एक बार इस अकाउंट को देखिए, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। देखो इसमें भी सेम है। सबसे पहले हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, ढंग से समझना इसको। और यहां पे लिख दिया बाई बैलेंस कैरेट डाउन, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000 है। अपन ने बता दिया अकाउंट क्यों बना रहे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं और इससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो इसलिए अकाउंट बनाना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये हो गया क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो अभी अपन ने डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग में लिया था और ये अपन तो 11th क्लास में पढ़ लिया। अगर किसी असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो एंट्री पोस्ट होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन। और अपन को पता ओपनिंग बैलेंस पे लगाया था 10% 15,000 का, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अपन ने 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कि कितने रुपए की परचेस करी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेस बैलेंसिंग फिगर, कितने रुपए की परचेस करी ये निकल के आ जाएगी। 1,80,000 और 15,000 एड करेंगे तो 1,95,000, उसमें से 150 लेस करेंगे तो 45,000 आएगा।
बैलेंसिंग फिगर, ये हमने परचेज करी है प्लांट एंड मशीनरी। बोलो बात समझ में आ गई? ये हमने प्लांट एंड मशीनरी क्या करिए, परचेज करिए, कितने रुपए की, 45,000 की। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? यानी कि देखो ओपनिंग बैलेंस ये रहा और क्लोजिंग ये रहा, ठीक। डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो इस पर 10% ले लिया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री अपन ने बता दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू प्लांट एंड मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन। तो बैलेंसिंग फिगर निकल गया कि अपन ने प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की परचेज करी है। बोले दूसरा पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है। और देखो मैं बताऊं, कैश फ्लो में कभी भी एक क्वेश्चन से और दो क्वेश्चन से कैश फ्लो कभी नहीं होगा। जितनी अपन कैश फ्लो की प्रैक्टिस करेंगे तब आएंगी समझ में, क्योंकि जितनी अकाउंट्स की प्रैक्टिस होंगी अपन को समझ में आएगा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्यों बनाते हैं और असेट्स के अकाउंट क्यों बना रहे हैं, सारी की सारी चीज। जैसे अभी अपन ने इसमें बनाया, अभी आपको इस नहीं समझ में नहीं आया था क्यों बनाया, लेकिन मैंने आपको ये बताया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप तो बनाओ, बैलेंसिंग फिगर कुछ भी निकले। अब जैसे ये बैलेंसिंग फिगर इधर आया, इसका मतलब ये हमने परचेज करी है 45,000 की। क्लियर है बात? तुम्हें मेरी समझ में आ रही है? अगर ये बैलेंसिंग फिगर इधर निकलता तो इसका मतलब हमने सोल्ड करी है। अब ये तुम्हें धीरे धीरे अकाउंट से समझ में आएगा, क्योंकि 11th क्लास की अगर अभी एंट्री हम समझाने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएंगे। फिर एक एक एंट्री समझाऊं मैं आपको कि भाई मशीनरी बेची है तो एंट्री पोस्ट होती है बैंक टू मशीनरी, मशीनरी को बेचने से अगर लॉस होता है तो उसकी एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है। नहीं, ये 11th क्लास के पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस अकाउंट से देखेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ यहां लिख दिया, फिर अपन ने बैलेंस शीट निकाला, हमने इतने रुपए की परचेज करी 45,000 की, ठीक है। आगे समझ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इस 45,000 को लिखेंगे। क्लियर? दो पॉइंट आ गए अच्छे से समझ में। तो अपन ने एक तो इसका लैंड का अकाउंट बनाया, एक अपन ने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया, दो पॉइंट। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 की बात चल रही है इंटेंजिबल असेट। तो ये भी तुम्हारी असेट ही है, देखो इसी में ही आ रही है असेट। अब इंटेंजिबल असेट में अपने की बात थी गुडविल की, पहले थी गुडविल 50,000 और अभी ये गुडविल 60,000, 10,000 रुपए गुडविल बढ़ी है, इसका मतलब हमने गुडविल को परचेस करा है 10,000 रुपए का। अगर ये गुडविल घट रही होती तो अपन ने ये रिटर्न ऑफ करी है। बात दोनों में समझ में आ रही है? गुडविल अगर घट रही होती तो रिटर्न ऑफ करिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपन इसको ऐड करते, लेकिन अभी हमने 50,000 से 60,000 हुई, इसका मतलब कैसे बढ़ गई गुडविल 10,000, इसका मतलब आपने गुडविल को परचेस किया 10,000। क्लियर? बात समझ में आ गई? तीनों असेट का देख लिया, लैंड का देख लिया, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लिया और गुडविल का अपन 10,000 यानी कि अपन ने परचेस करी है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? तो चलिए अब इसका अकाउंट बनाते हैं, यानी कि फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। एक एक एक्टिविटीज करके समझा रहे हैं आपको, और आने वाले टाइम में पूरा एक ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अभी हम शुरुआत में समझा रहे हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग समझा रहे हैं। अभी मैं देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझा रहा हूं, इसको जरा ढंग से समझना, फॉर्मेट सेम ही बनता है इसका भी, ठीक है। एक बार इस एक्टिविटीज को देखिए आप, यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले देखना, हमने सबसे पहले लैंड का अकाउंट बनाया था और हमें पता है हमने इसको 1,40,000 में सेल करा है। प्रॉफिट लॉस से आपका लेना देना नहीं है, पैसे आने चाहिए। कितने आए? 1,40,000 आए, ठीक है, 1,40,000, क्योंकि 1,10,000 की तो वैल्यू थी, 30,000 की गेन के साथ बेची थी, तो टोटल पैसा आया था 1,40,000 का, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, 1,40,000 पैसे आएंगे, इसलिए हमने प्लस कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये पैसे आ रहे हैं, हमने पैसे को प्लस कर दिया। पॉइंट पहला समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर अपन ने बनाया था प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट में 2 आया था ना, बैंक यानी परचेज करी थी, तो यहां पर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 45,000 की परचेज करी थी, इसको अपन ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि पैसा जाएगा, इससे पैसा आएगा सेल करेंगे तो, और इससे पैसा जाएगा। 2 पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बात कर लेते गुडविल की। गुडविल पहले 50,000 थी, अब 10,500 की गुडविल क्या बढ़ी है, अपन ने परचेज करी है। यहां पर लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल 10,000, यहां पे अपन ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि गुडविल जब परचेज करी होगी तो पैसा गया होगा। अब देखो कितनी सिंपल है, सबसे सिंपल अगर कोई एक्टिविटी है वो इन्वेस्टिंग है, सिर्फ 4 से 5 चीज देखनी पड़ती है, और देखो वो आपको सिर्फ इसी में दिखेंगी असेट के अंदर। एक तो देखो अपन को फिक्स्ड असेट दिख गई और एक अपन को इंटेंजिबल। फिक्स्ड असेट का अकाउंट बना रखा था, ये दे रखे, तो अपन ने दोनों का अकाउंट बना लिया और एक ही इंटेंजिबल असेट का बना लिया, बस। इन्वेस्टमेंट होता तो यही होता, और वो भी है नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए बताया था फिक्स्ड असेट खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, और उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो वो, और अगर कोई रेंट रिसीव्ड होता है तो वो। क्लियर है? ये सबसे सिंपल होती है। बस यहाँ पे इतना देखना, पैसा आना चाहिए, पैसा जाना चाहिए। सेल करेंगे पैसा आ रहा है, परचेस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पैसा जा रहा है, गुडविल परचेस करिए पैसा जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग में अपन कर देते हैं उसका एडजस्टमेंट। क्लियर? अब अपन इसको करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसको करेंगे अपन लोग, तो देखो 1,40,000 तो प्लस का है, उसमें से माइनस कराएंगे 45,000
और उसमें से माइनस कराएंगे 10,000, तो ये आपकी 85,000 आएगा। ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? ठीक, तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो अपन ने यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करा दी जिसमें अपन को सेल ऑफ लैंड और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल अगर डिक्रीज हो रही होती तो फिर ये कहां का पार्ट था? ऑपरेटिंग का, क्योंकि आपने गुडविल कम हुई तो इसका मतलब गुडविल कहां गई? आपने क्या करा दिया? राइट ऑफ करा दिया। ठीक, आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो अपन इस क्वेश्चन में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ले रहे हैं। जैसे कि अपन ने इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझ लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझ लिया, अब इसी क्वेश्चन के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर समझा दिए तीनों एक्टिविटीज और इसके भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी लेंगे, इन्वेस्टिंग के अलग से लेंगे, फाइनेंसिंग के अलग से लेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसमें समझो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो देखो, जब अपन ने तीनों एक्टिविटीज के बारे में डिस्क्राइब किया था तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अपन को बताया था फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे, तो वहां पे अपन ने 6-7 आइटम्स को समझा था, उसको एक बार दोबारा समझना। शेयर कैपिटल इशू करना, वो चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर, लेकिन एक बात बताई थी, इशू ओनली फॉर कैश, क्योंकि शेयर अदर देन कैश में भी इशू होते हैं। ठीक है, अपन को केवल कैश में लेने, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं तो हमें केवल कैश से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का हो गया, प्रेफरेंस शेयर इशू हो चाहे इक्विटी शेयर इशू हो। ठीक है, पहला डिबेंचर इशू हो सकते हैं, पैसा आएगा क्योंकि फाइनेंस की व्यवस्था करनी है। बैंक लोन टेकन करेंगे, पैसा आएगा। ठीक है, इन सब चीजों से पैसा, अब पैसा जाता कैसे कैसे सुनो, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन से पैसा जाएगा, जो प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा लौटाया जाएगा। डिबेंचर का रिडेम्पशन करवाएंगे तो पैसा जाएगा। ठीक है, डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। डिविडेंड किस पे पेड करोगे? इक्विटी शेयर्स पर, प्रेफरेंस शेयर्स पे। इंटरेस्ट किस पे पेड करोगे? बैंक लोन पर और डिबेंचर्स पे। इंटरेस्ट पेड करेगी कंपनी तो पैसा जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये कुछ चीजें हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, फाइनेंस से रिलेटेड की बात चल रही है, यानी कि पैसे की बात कर रहे हैं लोग यहां पे। आगे समझ, पैसे की व्यवस्था होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करना। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज पे अपन को ध्यान नहीं देना, उस पर थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं। जैसे करंट लायबिलिटी है, अब इस पर अपन को कोई ध्यान नहीं देना। ट्रेड पेबल का कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो तो प्रोविजन फॉर टैक्स कंप्लीट हो चुका है, ध्यान नहीं देना है तो। ठीक है, अब अगर अपन बात करें असेट का, पूरे ग्रुप का ही ध्यान नहीं देना, इस पूरे ग्रुप को ही हटा दो क्योंकि इसका हो चुका है इन्वेस्टिंग में। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट को बार बार नहीं निहारना है, जो चीज का काम हो गया उनको हटा दिया जाएगा। क्लियर? फिर अपने को पता है करंट असेट का काम कंप्लीट है, रह गया कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, जब तीनों एक्टिविटीज को पढ़ लेंगे उसके लास्ट में काम आएंगे, तो इसलिए अपन यहां की अभी कोई बात नहीं कर रहे। अब जरा अपन ऊपर आते हैं, शेयर कैपिटल पे आते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो देखो, पहले भी 4.5 लाख की कैपिटल थी, अब भी 4.5 लाख, तो कोई भी टाइप की यहां पे जो शेयर कैपिटल वो इश्यू नहीं हुई है, तो हम इस पॉइंट का कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हो गए, तो इस पर यहां पे कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। ये हमारी फाइनेंसिंग का पार्ट है और इससे जो रिलेटेड इंटरेस्ट है वो भी हमारी कहां का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। अब देखो इसके आगे नोट नंबर 1 लिख रहा है, तो जरा नेक नीचे आओ, यहां पे लिखा हुआ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में पहले मॉर्गेज लोन नहीं था, कोई मॉर्गेज लोन नहीं था, अभी लिया है, तो इसका मतलब तुमने मॉर्गेज लोन टेकन किया, मतलब पैसा आया है आपके पास 1,70,000 रुपए। ढंग से समझना पूरी बात। पहले मॉर्गेज लोन कुछ नहीं था, जीरो था, और अभी 1,70,000 है, तो कहां से आया? इसका मतलब आपने बैंक से लिया है, लिखा हुआ मॉर्गेज लोन, तो आपने 1,70,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर लिया, तो आपके पास क्या होगा? पैसा आया होगा। क्लियर? पहला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट अगर इसकी बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इससे रिलेटेड एक इंटरेस्ट थी 24,300 की, तो अपन ने ये बोला था कि इसका ऑपरेटिंग में एक्टिविटीज में तो अपन इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट। ठीक है, और यहां पे इसको क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको पेड कराएंगे। क्लियर? 2 पॉइंट आ गए अच्छे समझ में, एक तो इस मॉर्गेज लोन का और इसी से रिलेटेड इंटरेस्ट का। क्लियर? बाकी सारी चीजों पे अपन को ध्यान नहीं देना, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का काम कंप्लीट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का खत्म, इंटेंजिबल एसेट का खत्म, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड का खत्म, डेप्रिसिएशन का खत्म, प्रोविजन का खत्म, केवल एक इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट है 24,300, इसको फाइनेंसिंग में लेंगे, क्योंकि अपन ने बता दिया ना, शेयर कैपिटल इशू, डिबेंचर इशू, बैंक लोन टेकन, बैंक लोन पेड। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज आती है फाइनेंसिंग के अंदर, तो हमें केवल 2 ही एक्टिविटीज मिल गई, एक तो इसमें हमको मिल गया मॉर्गेज लोन वाला पॉइंट और एक इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। शेयर कैपिटल में कुछ है ही नहीं, इंक्रीज ना डिक्रीज, इक्वल है, जैसे पहले थी सेम अभी ऐसी है। आगे कहानी समझ में? रिजर्व एंड सरप्लस का ऑपरेटिंग में हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ये आपको समझा दिया, करंट लायबिलिटी का भी कुछ करना नहीं है, नॉन करंट एसेट्स के पूरे पार्ट को खत्म कर दिया हमने इन्वेस्टिंग और करंट एसेट्स में हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इधर दोनों काम करने, करंट इन्वेस्टमेंट का और कैश एडमेंट का, जो कि अपन बाद में समझाएंगे, और करंट एसेट्स का ऑलरेडी अपन ने ऑपरेटिंग में कर दिया। तो जो जो एक्टिविटीज है जिसमें हो चुका है उसका अपन को ध्यान नहीं देना। अब केवल फाइनेंसिंग से रिलेटेड की बात थी, तो इसमें हमें 2 चीज मिली है, एक तो अपन ने लोन टेकन किया मॉर्गेज लोन 1,70,000 रुपए का, और एक उस पर इंटरेस्ट पेड करिए। आगे नहीं समझ में? तो अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर्मेट इसमें वही सेम बनेगा, इंडिविजुअल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, जैसे अपन अभी बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहां पे लिखेंगे मॉर्गेज टेकन 1,70,000 का, तो पैसा आएगा जब मॉर्गेज लोन टेकन करेंगे तो 1,70,000 रुपए। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। और इस पर अपन ने इंटरेस्ट पेड करिए, पैसा जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन 24,300। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। तो बस ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर केवल इसकी दो ही पॉइंट थे, और अभी इंडिविजुअल एक एक एक्टिविटीज का और क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। तो 1,70,000 रुपए तो आया है लोन टेकन का, और 24,300 इंटरेस्ट का पेड किया, तो इसका जो आई है वो 1,45,700 प्लस में आया है। यहां पे लिखेंगे इसको नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यह है 1,45,700। क्लियर, बात समझ में आ रही है। दो चीज अपन ने ली है इसमें, एक तो मॉर्गेज लोन टेकन का लिया और एक इस पे इंटरेस्ट पेड करी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? और सारी एक्टिविटीज के बारे में आपको डिस्कस कर दिए, जो जो एक्टिविटीज का जिस में हो चुका है उनको छोड़ने के बाद जो रह गए वो फाइनेंसिंग में। क्लियर, आ गई बात समझ में? तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो रिवीजन से ही आपसे कैश फ्लो हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।